तो यहाँ पर देखिए अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी वस्तु है वह अगर सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तो वह एक अच्छी अवशोषक पूर्ण अवशोषक मानी जाती है। कोई भी वस्तु अगर सभी विकिरणों का रिफ्लेक्शन परावर्तन कर देती है वह पूर्ण परावर्तक मानी जाती है, प्योर रिफ्लेक्टर। और इसका उपयोग कहाँ होता है? नॉर्मली सिग्नल क्वालिटी के लिए, सिग्नल के रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि वह सिग्नल का रिफ्लेक्शन अच्छा हो और सिग्नल लेवल एटीन्यूट ना हो, अर्थात सिग्नल बाधित ना हो और उसकी एनर्जी यू क्यू मिल जाए अपन को और उच्च लंबी दूरी तक सिग्नल है वो ट्रैवल कर सके। या फिर सोलर एनर्जी के अंदर जो सोलर सिस्टम बनाए जाते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा है, अगर कोई भी वस्तु है उसमें T=1 है, इसका मतलब उसमें से जितने भी विकिरण आएंगे उस पर आपतित होंगे वो सारे के सारे पारगमित हो जाएंगे। वह विकिरणों का जरा भी एनर्जी में अवशोषण नहीं होगा और न ही वह रिफ्लेक्शन होगा, अर्थात पूर्ण रूप से वह एक पारगमन की तरह कार्य करेगी, पूर्ण ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा वह विकिरणों के लिए। यह भी एक बहुत अच्छा है कि किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी वेवलेंथ के लिए वह एक परफेक्ट लेंस की तरह या परफेक्ट ट्रांसमीटर की तरह यूज कर सकता है। इसमें ट्रांसमिशन हो सकता है इजीली सारे विकिरणों का। तो इस प्रकार के मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग विकिरणों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें देखिए एक अवशोषण क्षमता, अब्जॉर्प्शन पावर। तो अवशोषण क्षमता एक्चुअल में है क्या? सूत्र के अनुसार तो अवशोषण क्षमता होनी चाहिए अपनी कि जब टी का मान 0 हो, आर का मान 0, अर्थात रिफ्लेक्शन पावर और ट्रांसमिशन पावर 0 है तो वहाँ पर आ जाएगी अवशोषण क्षमता। तो अवशोषण क्षमता हो जाएगी QA/Q=1। तो इसको अवशोषण क्षमता ए बराबर बोलेंगे QA/A, अर्थात आपतित जो विकिरण है उसमें से अवशोषित किए गए विकिरण डिवाइडेड बाय कुल आपतित विकिरण। तो जो अवशोषण क्षमता है वह वस्तु के आपतित विकिरणों के लेमडा अर्थात वेवलेंथ पर निर्भर करती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए कि कोई भी वस्तु पर है वो विकिरण आपतित हो रहे हैं, थर्मल रेडिएशन आपतित हो रहे हैं, तो उनका वेवलेंथ कितना है, वो वेवलेंथ ही उस वस्तु के अवशोषण क्षमता पर क्षमता के लिए जिम्मेदार होगा। अर्थात वह उस वस्तु के जो बैंड गैप है उस बैंड गैप के अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ नहीं होंगे तो वह उन विकिरणों का अवशोषण नहीं करेगी। तो जो अवशोषण क्षमता है वह जो आपतित रेडिएशन है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, अर्थात जो अवशोषण क्षमता है वह आपतित विकिरणों के वेवलेंथ का फलन होती है। तब किसी भी ताप T केल्विन पर किसी वस्तु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल सतह पर प्रति सेकंड लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग दैर्ध्य की विकिरण की मात्रा dq है। ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी जो अपन यहाँ पर बात की थी ऑब्जेक्ट के लिए, देखिए ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है उसका, इस सरफेस पर टेम्परेचर T है, सपोज टेम्परेचर T केल्विन है, तो T केल्विन पर अगर सतह पर रेडिएशन आपतित हो रही है तो वह रेडिएशन है वह विकिरण उस पर आपतित हो रही है। तो विकिरण आपतित होने के कारण से इसमें जो रेडिएशन का वेवलेंथ है उसको अपन एक विंडो ले रहे हैं कि इतनी से इतनी दूरी का रेडिएशन। तो अपने जो रेडिएशन का विंडो लिया हुआ है लेमडा से लेके लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा दूरी तक का विकिरण, अच्छा डी लेमडा कैटेगरी के जो वेवलेंथ हैं उनकी मात्रा है, जो विकिरण की मात्रा है वस्तु पर गिरने वाले विकिरण की मात्रा किसी भी समय एकांक समय में प्रति सेकंड में जो मात्रा वह है dq। तो जो dq ऊष्मा है वह डी लेमडा वेवलेंथ के विकिरण जो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होते हैं, तब वो मान कितना होगा? तब इससे अवशोषण क्षमता A लेमडा व Q लेमडा, तब इससे जो मान दिया गया है अपना, जो यहाँ पर देखिए जो मान दिया गया है कि मैंने जो मान बताया है कि लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा जो वेवलेंथ हैं और वो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में जो मात्रा है वो dq है उसकी ऊर्जा की, तब इसका मान है इसमें से जो dq ऊर्जा की मात्रा थी उसमें से A लेमडा dq लेमडा जो विकिरण है वो अवशोषित हो गए हैं। तो dq तो कुल मात्रा है, यहाँ पर चूंकि लेमडा लगाना मिस कर दिया था तो ये लेमडा लगा दीजिए, dq लेमडा कर दीजिए इसको dq लेमडा। तो और A लेमडा अवशोषण क्षमता है। तो सपोज किसी भी वस्तु की अवशोषण क्षमता 10% है, किसी की 50% है, किसी की 70% है, तो उसमें A लेमडा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह वस्तु की कुल विकिरण, सपोज किसी पर भी विकिरण जो गिर रही है वह ऊर्जा की मात्रा है वह सपोज 20 जूल है और उसकी ऊर्जा अवशोषण की जो क्षमता है वह 40% है, तो 20 जूल का 40% कितना हुआ?
तो 20 मल्टीप्लाई बाई 40/100, तो मतलब 8 जूल उस वस्तु को ऊर्जा का अवशोषण कर लेगी वस्तु। तो ठीक है, ऐसे ही डी क्यू लेमडा में से ए लेमडा डी क्यू लेमडा ऊर्जा है वह अवशोषित कर ली जाए, तब जो ए लेमडा है वह उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की एक वर्णी अवशोषण क्षमता कहलाती है। अर्थात किसी भी वस्तु के लिए अगर परावर्तन की क्षमता 0, ट्रांसमिशन या पारगमन की क्षमता 0, तब अवशोषण क्षमता 1 है, तो वस्तु की सतह पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरणों को वस्तु अवशोषित कर लेगी। 100% अवशोषण होगा, 1 का मतलब है 100% अवशोषण होगा। और इस प्रकार की वस्तु को परफेक्टली ब्लैक बॉडी या फिर कर्षणिका के नाम से जाना जाता है। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उस नाम से इसको जानते हैं। तो अवशोषण क्षमता जो ए है वह क्या है, अभी ए जो अपने डिस्कस किया था, ए लेमडा मान लो उसको, किसी भी लेमडा के लिए, किसी भी अगर वेवलेंथ के लिए मानेंगे तो उसको मोनोक्रोमेटिक मान लेंगे अपन, तो वह हो जाएगी डी क्यू लेमडा, सॉरी क्यू ए बटे क्यू, ये वाला मान है क्यू ए बटे क्यू। तो इसको अपन ने डिस्क्राइब किया है किसी भी पृष्ठ या सतह पर किसी भी समय अवशोषित किए गए विकिरणों की मात्रा जो क्यू ए है, और उसी समय वस्तु की सतह पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा जो क्यू है। तो अर्थात अवशोषण क्षमता क्या होगी, किसी भी वस्तु के लिए अवशोषण क्षमता का मान उस वस्तु या पृष्ठ पर किसी समय अवशोषित विकिरणों की मात्रा तथा उसी समय आपतित विकिरणों की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। तो देखिए दोनों का ये अनुपात है। तो इसी को अपन अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रूप में लिखें, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी क्या, ब्लैक बॉडी है वह किसी एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर आपतित होने वाले संपूर्ण विकिरणों को वह अवशोषित कर लेती है एक नियत ताप पर। तो उसके अनुसार इसको परिभाषित करें तो अवशोषण क्षमता हो जाएगी ए बराबर पृष्ठ, किसी भी वस्तु के पृष्ठ या सतह पर किसी समय अवशोषित विकिरणों की मात्रा तथा उसी समय समान रूप से कर्षणिका द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा, अर्थात वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा डिवाइडेड बाय उसी समान कंडीशन में समान शर्तों पर कर्षणिका द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा के अनुपात को भी अपन अवशोषण क्षमता के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसके अनुसार देखिए 3 कंडीशन थी अपने पास में, क्या क्या थी, ए प्लस आर प्लस टी बराबर 1। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जरूरी था कि अवशोषण क्षमता, परावर्तन क्षमता और पारगमन क्षमता तीनों का मान 1 होना चाहिए, अर्थात तीनों को मिलकर 100% एनर्जी के बराबर होती है। अब देखिए अगर इसमें कंडीशन लगाई जाए कि इस इक्वेशन के अनुसार यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊं कि टी का मान 0, अर्थात परावर्तन क्षमता है वह 0 कर दी जाए, कि वस्तु पर गिरने वाले विकिरण है वो उसमें से 1% भी 0 परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तन होता ही नहीं है, और तब मान बचा है ए प्लस आर बराबर 1 का। उस कंडीशन में अगर ए का मान आर की तुलना में बड़ा है, ए के मान आर की तुलना में बड़ा है या लगभग बराबर है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की अवशोषण क्षमता है वह रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्षमता की तुलना में ज़्यादा है। तो अर्थात इस प्रकार की जो वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं, वो अच्छे अवशोषक होते हैं, वो वस्तुएं होती हैं वो गुड अब्जॉर्बर होती हैं, वो चीज़ों को, विकिरणों को अवशोषित करती हैं, तथा अधम परावर्तक अर्थात बुरे परावर्तक बैड रिफ्लेक्टर। तो ये ज़रूरी है, ये होता ही है थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कि जो वस्तु अच्छी रिफ्लेक्टर होती है वो बैड अब्जॉर्बर होती है, जो गुड अब्जॉर्बर होती है वो बैड रिफ्लेक्टर होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर अवशोषण क्षमता का मान ज़्यादा है तो इसका मतलब वस्तु अच्छी अवशोषक है और बुरी परावर्तक है। अगर सेम कंडीशन को वापस रिपीट किया जाए कि टी का मान 0 कर दिया जाए और आर का मान बड़ा किया जाए ए की तुलना में, तो वहाँ पर वस्तु है वो अच्छी परावर्तक होगी और बुरी अवशोषक होगी, अर्थात ट्रांसमिशन का मान 0 होने पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वह बैड अब्जॉर्बर है तो गुड रिफ्लेक्टर है, और बैड रिफ्लेक्टर है तो गुड अब्जॉर्बर है, एक अच्छा है एक बुरा है, ये दोनों आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगला पॉइंट आता है उत्सर्जकता, एमिसिविटी। तो अभी अपन ने जो एनर्जी है, जो आपतित ऊर्जा है, थर्मोडायनेमिक हीट एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपतित होती है तो वो 3 भागों में बढ़ जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो उसमें अपन ने देखा कि प्रिवोस्ट का नियम ने बताया था कि कोई भी वस्तु है वह समान ताप के ऊपर उस पर गिरने वाले विकिरणों को अवशोषित भी करती है और उत्सर्जित भी करती है। तो कोई वस्तु है
विकिरणों का उत्सर्जन करती है तो वह उत्सर्जन प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में कितने होते हैं, वह उसकी उत्सर्जकता को दर्शाएंगे और वह किन किन बातों पर निर्भर करते हैं देखिए। तो किसी भी वस्तु की उत्सर्जकता होती है वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो वस्तु का जो पृष्ठ है उसकी प्रकृति पर। देखिए कोई भी वस्तु का पृष्ठ अगर चमकीला है और चिकना है, घर्षण रहित है, तो उसकी उत्सर्जकता ज़्यादा होगी। अगर कोई रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में से कोई भी रिफ्लेक्शन है या चमक है वो कम होती है। जो स्मूथ या चिकनी सतह होती है या फ्रिक्शनलेस होती है तो उसकी उत्सर्जकता ज़्यादा होती है। साथ में अगर कोई भी वस्तु है उसका अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित होंगे, और क्षेत्रफल कम है तो कम विकिरण उत्सर्जित होंगे। तीसरा, वस्तु के जो पृष्ठ का ताप है, अगर जो वस्तु के पृष्ठ का ताप है वो ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा रेडिएशन उत्सर्जित होंगे, और ताप कम होगा तो कम रेडिएशन उत्सर्जित होंगे। चौथा, वातावरण का ताप। वातावरण का ताप थीटा2 यहाँ पर उस पर भी डिपेंड करता है। अर्थात नॉर्मली क्या होता है कि जो उत्सर्जकता होती है वह वस्तु के ताप और वातावरण के ताप दोनों के अंतर, तापांतर पर निर्भर करती है। अगर तापांतर जितना ज़्यादा होगा उत्सर्जकता उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। इसको आप यूँ समझिए कि अगर एक कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी को आप फ्रीज में रखते हैं तो नॉर्मली कॉफ़ी पहले से ही ठंडी है, उसको फ्रीज में वो रखते हैं, आप फ्रिज को चालू करते हैं तो उसमें जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, जो उसमें साम्यावस्था बहुत जल्दी होगी, क्योंकि नॉर्मली दोनों समान समान ताप पर थे। तो फ्रिज का तापमान जिसको पर्यावरण का एटमॉस्फेयर या पर्यावरण का तापमान या परिवेश का तापमान बोला, और वस्तु का तापमान जो बोला वो कॉफ़ी के तापमान को बोला, तो दोनों के अंदर तापांतर बहुत कम था, तो जो उत्सर्जकता है वह कम रहेगी। अगर चाय गर्म है और फिर उसको फ्रिज को चालू करके रखते हैं तो चाय का तापमान ज़्यादा है, फ्रिज का तापमान उसकी तुलना में कम है, तो तापांतर दोनों में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए चाय की तरफ से जो विकिरण का उत्सर्जन है, थर्मल जो रेडिएशन है, जो तापीय विकिरण है, उसके रूप में ज़्यादा होगा, आप इसको यूँ मान सकते हैं। यदि पृष्ठ ताप थीटा1 व वातावरण ताप थीटा2 में अधिक अंतर नहीं है, अब ध्यान रखिएगा ये बात कि बहुत ज़्यादा अंतर होने पर भी थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे रूल हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अधिक अंतर नहीं है तो किसी पृष्ठ ए मीटर स्क्वायर में, कोई पृष्ठ ए है, ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है वह उत्सर्जकता कहलाती है। यदि पृष्ठ ताप तथा परिवेश ताप दोनों के तापांतर में ज़्यादा अंतर नहीं है तो किसी क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है वह उत्सर्जकता कहलाती है। और नॉर्मली इसे अपन जो उत्सर्जकता है वह जो उसमें विकिरण की ऊर्जा है उससे अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए जो ऊर्जा है वह हो जाएगी Q समानुपाती किन किन बातों पर निर्भर करेगी, क्षेत्रफल पर, तापांतर पर और समय पर। तो A थीटा1 माइनस थीटा2 इंटू टी, समानुपाती हटाएंगे तो जाएगा Q बराबर E/A/T थीटा1 थीटा2। तो E क्या है? E है उत्सर्जकता, एमिसिविटी। यह एक प्रकार का नियतांक है जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु की सतह है वो चिकनी है, रफ है, किस प्रकार की प्रकृति है, उसके अनुसार उसकी उत्सर्जकता कम ज़्यादा हो सकती है। अब उत्सर्जकता की परिभाषा को कैसे समझा सकते हैं, देखिए इस सूत्र के अनुसार, देखिए 1 नंबर के अनुसार कि अगर मैं A का मान 1 मीटर स्क्वायर मानूँ, T का मान 1 सेकंड, थीटा1 माइनस थीटा2 का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड मानूँ तो Q बराबर E हो जाएगा। तो अर्थात किसी भी वस्तु की उत्सर्जकता उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की वह मात्रा है, विकिरण की वह मात्रा है जब पृष्ठ और वातावरण के बीच में तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए इसका मतलब क्या, उत्सर्जकता किसको बोलते हैं? उत्सर्जकता उस उत्सर्जित ऊर्जा को बोलेंगे। कौन सी उत्सर्जित ऊर्जा? कि जब पृष्ठ और वातावरण के बीच में तापांतर का मतलब दोनों के बीच में ताप का अंतर 1 डिग्री हो, तब 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबे पृष्ठ से 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो गई है। अब ये तापांतर कितना भी हो सकता है कि पृष्ठ का तापांतर सपोज वो 50 डिग्री है और वातावरण का तापमान 49 डिग्री है। पृष्ठ का तापमान है वह 30 डिग्री है और उसका वातावरण का तापमान 29 डिग्री है, तो तापांतर 1 डिग्री। तो उत्सर्जकता उस उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के बराबर होती है जो किसी भी पृष्ठ से एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है जब तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आज अपन
यहीं पर ही इसको स्टॉप करते हैं। अभी आगे इसके ऊपर और कुछ जो उत्सर्जकता है उसकी बीमा क्या है, उसका मात्रक क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और न्यूटन का कूलिंग एक्सपेरिमेंट, ये अगले लेक्चर में